देखिए पुनः आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है और इस दिन मैसेज दिया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की तरफ से कि कैसे नशे से दूर रहा जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी लगातार कहीं ना कहीं नशे की जद में आ रही है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, तो उनसे बात करते हैं। अविनाश जी, सुबह सुबह तो आप साइकिल से रेस लगा रहे थे, लेकिन युवा पीढ़ी कहीं दूसरी तरफ दौड़ रही है, तो वो युवा पीढ़ी कैसे साइकिल की तरफ आए और नशे को छोड़े, किस तरह आपकी सरकार प्रयास कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार ये प्रयास है कि देश की जो युवा पीढ़ी है और उनके साथ में समाज का प्रत्येक तबका जो है, जो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, उनको किस तरीके से वापस नशे से दूर करके एक नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त राजस्थान का अभियान का हिस्सा बन करके वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े। चूंकि आज 26 तारीख का अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है, सुबह हमने 5:30 बजे एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। और उसके बाद हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एक साइकिल रेस थी, उसके भी हम लोग सहयोगी बने, उसके साथ हमने पार्टिसिपेट किया। और अभी इंदिरा गांधी पंचायत राज ऑडिटोरियम के अंदर इसी विषय को लेकर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न एनजीओ थे, स्कूली बच्चे थे, छात्र थे, नौजवान थे, अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। यहाँ कुल मिला के सरकार का फोकस ये है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो परिवार के जो लोग हैं, वो कम से कम नशे की इस लत का शिकार ना बन करके वापस अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करे कि जो नशे की लत से बाहर आकर के, क्योंकि अभी हमने देखा बहुत सारे समाज है जिसमें पारंपरिक रूप से जो नशे की जो वस्तुएं थी, जिसका उपभोग होता था, उन्होंने उसको अभी बंद कर दिया, प्रचलन में बंद कर दिया है। उनको पता है नशा किसी सूरत में शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, अवेयरनेस के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम, अवेयरनेस के हिसाब से अगर उसको कम करेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा जो अभियान है वो बंद होगा। और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी आग्रह किया है कि महज एक दिन का कार्यक्रम नहीं करके इसको दैनिक जीवन में भी इसको अपनाएं, ताकि नशे के जो दुष्परिणाम है, जिसके कारण से सोसाइटी में अपनत्व, प्रेम, सौहार्द जो खत्म होता है, परिवार की आर्थिक स्थिति जो कमजोर होती है, उसके कारण से जो तनाव है, विवाद है, वो सारे विषय जो है इसी का दुष्परिणाम है। इसलिए हम चाहे तो योग के माध्यम से, हम चाहे तो अवेयरनेस के माध्यम से, और हम चाहे तो मेडिटेशन के माध्यम से भी, बहुत सारे ऐसे हैं। हमने सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र भी चलाते हैं, उसके अंदर आकर भी ऐसे लोग जो हैं उनको हम लोग सहायता करते हैं कि वो नशे की लत का शिकार हो चुके हैं, तो उनको वापस से बाहर निकाल के समाज की मुख्य धारा में जोड़े। तो सरकार का लगातार प्रयास है इस दिशा में हम आगे बढ़े। और मुझे कहते हैं बड़ी खुशी, पिछले 1.5 साल में हमने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में विशेष प्रयास किए हैं, सफलता भी हमें मिली है और कहीं न कहीं इसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए। लेकिन फिर भी जनता के जागरूकता के बिना इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता। जनता स्वयं इसमें हिस्सेदार बने, इसके अभियान के सहयोगी बने, तब जाकर सरकार की जो मंशा है उसको पूर्ण रूप से हम लोग पार कर पाएंगे। एक सवाल बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। कॉलेज और ये कोचिंग संस्थाएं, इनके आसपास कुछ गिरोह सक्रिय हो रहे हैं जो लगातार युवाओं को नशे से प्रेरित कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि उनके लिए नशे की सामग्री भिजवा रहे हैं। तो क्या आप अन्य विभागों से जुड़कर एक विशेष अभियान इस दिशा में चलाने वाले हैं? देखिए, निश्चित ही इस प्रकार की अगर कोई घटनाएं आती है, इसमें होम डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये सब मिलकर के इसके साथ में जनता के बीच में अवेयरनेस के कार्यक्रम करके हम निश्चित ये कह सकते हैं उनको कि ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं की मादक पदार्थों का सेवन या इनकी तस्करी करना, इनका सेवन करना, ये ठीक नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के माध्यम से हो सकता है, दुष्परिणाम बता करके ये ठीक हो सकता है। ये जो संस्थाएं करती है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और हमारी सरकार कर भी रही है। तो ये आजकल लगता है कि ये जो यूथ का जो टेम्परामेंट है और यूथ जहाँ रहते हैं, निश्चित वहाँ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो गिरोह बना करके उनको ये मादक पदार्थों की सप्लाई का काम करते हैं। इस चेन सिस्टम को तोड़ने के लिए सबको सामूहिकता के साथ प्रयास करना होगा, और सरकार के साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय से ब्रेक भी लगेगा। और हमारा प्रयास है कि हम इस पर विशेष फोकस करके इस जो गिरोह है, गिरोह को हम लोग पकड़ में लाएं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि वो इसका जो दुष्परिणाम है यहाँ और ज्यादा बढ़ने से रोक सके। अविनाश जी, एक सवाल, अभी लगातार सियासी हलकों में बड़ी चर्चा है। आपकी सरकार को 1.5 साल हो गए हैं और आप सभी मंत्री अपने जिलों में जा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि 1.5 साल आपने बहुत काम किया है। लगातार अभियानों के जरिए भी अब जनता से जुड़ रहे हैं, लेकिन
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनको हटाने की दिल्ली में भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है। आखिर वो इस तरह की एक बड़ी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनको ये बयान, मुझे लगता है कहीं सपना तो नहीं आया अपनी पिछली गवर्नमेंट का, जब उन्होंने कहीं रात को सोते हुए सपना देखा कि वो उनके खुद के ही एमएलए जो हैं वो यहां से दिल्ली भाग रहे हैं, सरकार के जो मंत्री विधायकों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है और उनके ही जो विधायक हैं उनके खिलाफ में खड़े हो गए, तो सरकार जाने का डर उस समय का था। मुझे लगता है अभी तक निकला नहीं है। हमारे भजनलाल जी के साथ में पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार खड़ा है, पूरा मंत्रिमंडल खड़ा है, पूरे विधायक उनके साथ में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 बजट में हर एक माननीय विधायक को उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार विकास के काम दिए हैं। विकास के मामले में कहीं भी कोई भी विधायक की कोई शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो बातें हैं ये बेबुनियाद है, अपने पार्टी की आंतरिक कलह को छुपाने के लिए। और वो जो प्रकरण पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार के समय हुआ था, जहां जनता की सेवा की बजाय अपने विधायकों को खुलेआम छूट देकर के सबको मुख्यमंत्री बना दिया था सरकार बचाने के लिए, कहीं न कहीं उससे लगता है कि वो अभी तक बाहर आ नहीं पाए हैं। ये इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता से बहुत परे है। पूरा सरकार, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी जो बीजेपी है वो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार साथ खड़ी है और कहीं भी इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। पूरे 5 साल माननीय मुख्यमंत्री पूरी मजबूती के साथ में विकास के मामले में काम भी करेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा लगातार अब पूरी तरह से विपक्ष पर हमला ही बोल रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं कि आप 1.5 साल बनाम 5 साल के कार्यों को लेकर आ जाइए, मैं तैयार हूं बहस के लिए। टीकाराम जूली कह रहे हैं कि मैं बहस के लिए तैयार हूं। वो यहां तक कह रहे हैं कि काम हो नहीं रहा है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है। आपके विभाग को लेकर भी कई बार हमलावर होते हैं कि छात्रवृत्तियां मिल नहीं रही हैं, पेंशन समय पर मिल नहीं रही है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1.5 साल का काम 5 साल से भारी है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है अभी भी उस सरकार के सत्ता में रहने के नशे से बाहर आई नहीं है। उनको अभी भी वो नशा चढ़ा हुआ है सरकार का। भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उस काम से वो घबरा चुके हैं और मुझे लगता है टीकाराम जूली जी को पहले अपने दल के अंदर अपने आप को नेता साबित करना होगा। पहले उनको नेता मानते हैं क्या? उनके नेता, हाँ, उनके अंदर इतनी फूट है कि वो शायद उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। डोटासरा जी उनसे आगे निकलने का प्रयास करते हैं, उनके जो विधायक दोस्त हैं वो ये सोचते हैं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो आपसी कलह है पहले उसको ठीक करना चाहिए, उसके बाद में मुख्यमंत्री को चुनौती देनी चाहिए। इतना स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री पिछले 1.5 सालों में ऐतिहासिक काम किए हैं। भूतों न भविष्य के साथ में उन्होंने जो काम किए हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति के साथ इतनी समझदारी से, इतनी गंभीरता से क्षेत्र की जनता की चिंता करना, 8 करोड़ जनता की सामूहिक रूप से चिंता करना, ये और इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। चाहे सड़कों के मामले में हो, पानी के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, राइजिंग राजस्थान के मामले में हो, कानून व्यवस्था के मामले में हो, कृषि के मामले में हो, कहीं भी अगर आप लोग नजर डालेंगे उनको खुद को ही आईना दिख जाएगा कांग्रेस वालों को। मुख्यमंत्री ने ये काम किया है, हमने जो जो वादे किए उनको पूरा किया। अभी हमारी सरकार का 3.5 साल का टर्म बाकी है। इस 3.5 साल में ऐतिहासिक काम होंगे और कांग्रेस को कहीं भी कहने की जगह नहीं बचेगी। और इस बार दावे के साथ कह सकता हूं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का और सरकार का फोकस है आम जन से जुड़ाव करके आम जन की जो पॉलिसी है उसको लागू करना, ताकि उनका फायदा उनको सही समय पर मिले। हाँ, कांग्रेस नेचुरली विपक्ष के रूप में है, उनका काम है आलोचना करना। आलोचना से ना हमारी सरकार घबराती है, ना हमारे मुख्यमंत्री जी घबराते हैं। उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो वास्तविकता से परे भी है, वो कपोल कल्पित बातें करते हैं धरातल पर, और आंकड़ा के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी जो बातें वो कोसों दूर है। इसलिए उनको कोई ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार बड़ी मजबूती के साथ में काम कर रही है, वो काम अपना सरकार की आलोचना का करते रहेंगे और हम जनता से जुड़े मुद्दों के साथ बैठ करके जनता को राहत देने का काम करते रहेंगे। आपातकाल का 50 साल पूरे होने पर आपने 50 वर्ष पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, पूरे देश भर में मनाया जा रहा। आज भी आपके तमाम मंत्री जिलों में हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, खासकर गोविंद सिंह डोटासरा तो लगातार आप पर हमला कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता भी संविधान के प्रति अपने साथ रखते हैं और कहते हैं कि संविधान आज खतरे में है। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी तरह खतरे में है जिस तरह कभी इमरजेंसी के टाइम पर रही थी। आप ये कहते हैं कि 50 साल पहले संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था, लेकिन कांग्रेस आज भी आप पर हमला बोल रही है कि आज संविधान खतरे में।
देखिए, कांग्रेस का काला इतिहास जो आपातकाल का रहा है, भारत पाकिस्तान विभाजन की बात से लेकर के 2014 से पहले तक जब जब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर रही है, चुनी हुई सरकारों को धारा 356 का इस्तेमाल करके गलत तरीके से उनको बर्खास्त करने का काम 100 से ज्यादा बार देश में अगर कहीं हुआ है तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। आपातकाल का काला इतिहास कोई भूल नहीं सकते कि जब एक माननीय कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि आपका जो चुनाव था, निर्वाचन था, गलत तरीके से हुआ है, न्यायपालिका इस देश में सर्वोत्तम है, उसको मानना चाहिए, लेकिन नहीं, विभिन्न दलों की सरकार को एक परिवार की सरकार बना करके उस फैसले का विरोध स्वरूप देश में आपातकाल लगाना और देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को कैद करना, पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर देना, नसबंदी का अभियान चलाना, यातनाएं देना, ये मुझे लगता है देश कभी भूलेगा नहीं है। और इसके साथ में परिवार की पार्टी बनकर के देश पर राज करने की मंशा जाहिर करना आने वाले समय में कांग्रेस के कभी कामयाब नहीं हो गया। जितनी भी बार गांधी नेहरू परिवार ने राजीव गांधी के बाद में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्रयास किया है, जनता उसको नकार दिया है। ये मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है जो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है और आने वाले कई वर्षों तक मुझे नहीं लगता इस जीवन में राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया। कई बार उन्होंने प्रयास कर लिया लेकिन इस देश ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। और ये परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये सारे जो देश के अंदर जिन्होंने बीज बोए हैं, जातिवाद का देख लो, ये जितने भी हैं, ये देश की उन्नति के विकास के बाधक हैं। इसलिए जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है, इसलिए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। और आने वाले समय में ये जितनी भी चीजें कांग्रेस के काले इतिहास को हम लोग देखते हैं, इससे जनता समझ चुकी है। अब ऐसा आने वाले समय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी शासन सत्ता में रहने वाली है। एक लास्ट सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कह रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नजर नहीं आ रही है, और वो तो ये तक कहते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, एक फीलिंग नहीं आ रही है कि सरकार नाम की कोई चीज है। लगातार वो आप पर हमलावर है। देखिए, अगर सरकार नहीं चलती, सरकार के काम अच्छे नहीं होते तो विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। अभी हाल ही में जब पंचायत राज के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। 38 में से मात्र 4 सीटें मिली है कांग्रेस को। इससे उनको लगना चाहिए कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 28 से ज्यादा सीटें जीत करके सबसे टॉप में है, अभी उसका रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है। मतलब डोटासरा जी को भी कहीं न कहीं मुझे लगता है वो देवनानी जी का जो उस समय प्रकरण हुआ था उससे भी तो बाहर निकले नहीं है। वो ना विधानसभा में आ पा रहे हैं, न जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रख पा रहे हैं। बस ठीक है, एक विपक्षी दल के नेता होने के नाते, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी जो मजबूरी है उसको वो बयान के माध्यम से करते हैं। ये सारे ट्विटर वीर हैं, फेसबुक वीर हैं, यहाँ उनको करते हैं। आखिर झगड़ा इनके खुद का है आपस के अंदर, कि आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा करके कौन आगे बढ़ने वाला है। तो ये एक कुल मिलाकर बिल्लियों की रेस है जिसमें हर आदमी कांग्रेस का आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा उसकी टांग खींचता है। तो ये इसमें उलझे रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भजनलाल जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार ऊंचाइयों पर छू रहा है, ऊंचाई पर बढ़ रहा है, जिसको जनता ने स्वीकार किया है। इनकी बातों में जनता नहीं आएगी, लेकिन हम हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, मजबूत इरादे के साथ में, लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जनता में स्वीकार करती है। ये थे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जिनका कहना है कि 5 साल तक भजनलाल शर्मा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। और जहां तक गहलोत के पलटवार प्रतिवार की बात है या उनके हमले की बात है, तो गहलोत शायद पुराने समय में चले जाते हैं। यानी कि बड़ी बात अविनाश गहलोत ने कही है कि पूरी पार्टी एक साथ है, सीएम भजनलाल शर्मा के साथ है, और 5 साल सीएम भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय शंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।